नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा में। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड रही। हिस्ट्री में युद्धों के बारे में हमने बहुत पढ़ा है या हम पढ़ते रहते हैं, चाहे वो एनिसेंट हो। मध्यकालीन भारत में युद्ध थोड़े और बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा आधुनिक भारत आता है, उसके अंदर भी युद्धों की चर्चा मिलती है। ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड काफ़ी युद्धों का वर्णन उसके अंदर है। तो बात हम करें मेडाइवल हिस्ट्री की, चूँकि आज हम इसकी डिटेल्ड वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मध्यकालीन भारत का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें हर घटना के पीछे क्या कारण था, उसका क्या प्रभाव रहा है, इसको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, यदि आप हिस्ट्री को रटने की कोशिश करेंगे तो वो आपके कभी भी समझ में नहीं आएगी, बट यदि आप उसको कंसेप्ट वाइज क्लियर करते चलेंगे कि ये युद्ध हुए, क्यों हुए, इनके पीछे क्या कारण था, यदि आप इस क्यों और क्या को समझते चलेंगे तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। तो यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले मैंने एनिसेंट हिस्ट्री की कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ बनाई है जो इसके प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। इनके शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कुछ आक्रमणकारी आए, लेकिन सफल मुस्लिम आक्रमण उन्हीं का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शक्ति की स्थापना करने की यहाँ पर क्या की थी, भारत में कोशिश की। जो आगे चल के मध्यकालीन भारत में जब हम मुस्लिम शासन को पढ़ते हैं तो ये आक्रमण मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन की क्या सिद्ध हुआ, एक आधार भूमि सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन ए 711 ईस्वी, बी 1001 ईस्वी, सी 1192, डी 1206। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 और 712, इसमें भी मतभेद है, कुछ 711 ईस्वी बोलते हैं, कहीं 712 ईस्वी भी आता है। तो आपको ऑप्शन में यदि 711 है तो आप वो लगाएं, यदि 712 है तो आप वो लगाएं। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में 711 और 712 दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, ये आपके साथ कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका जो मानते हैं वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण का जिक्र आता है। महमूद गजनवी भारत में 1000 से 1027 ईस्वी के बीच रहा, जिसमें टोटल भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत में अपना शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि भारत को लूटना था। उसका उद्देश्य था भारत की अपार संपत्ति को प्राप्त करना और अपने आर्थिक साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महमूद गजनवी ने पंजाब, मथुरा, कन्नौज और गुजरात जैसे क्षेत्रों पर आक्रमण किए, क्योंकि उसके जो अभियान रहे अधिक लूट पर ही आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1001 ईस्वी, बी 1025, सी 1030, डी 1040। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और ये भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर पर केवल आस्था ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पे अपार संपत्ति भी थी, जिस कारण महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ अभियान ने महमूद गजनवी की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया
और वह इस्लामी जगत में एक विजेता के तौर पे उभर कर आया था। भारत में भी इसको सबसे चर्चित अभियानों में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1190, बी 1191, सी 1192, डी 1194। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन कहाँ है? बट प्रेजेंटली अभी हरियाणा के तरवाड़ी में है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी संगठित राजपूताना शक्ति के साथ मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। युद्ध में होता है कि पृथ्वीराज चौहान की संगठित राजपूताना शक्ति जीत जाती है और मोहम्मद गौरी की सेना पराजित हो जाती है। युद्ध के दौरान गौरी घायल होते हैं और युद्ध भूमि से बच करके भाग निकल जाते हैं। फिर भागने के बाद मोहम्मद गौरी अंदर ही अंदर इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए और अधिक तैयारी के साथ में अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए जयचंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है और विजय कौन होते हैं? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 7, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1191, बी 1192, सी 1193, डी 1194। 1192 इसका सही जवाब है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हार जाता है, वो इस मिली हुई युद्ध में मिली हार को क्या है, गौरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी सेना को पुनर्गठित करके एक नई रणनीति के साथ भारत पर पुनः आक्रमण करने की अपनी योजना बनाता है। अब तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी घुड़सवारी, तीरंदाजी क्या थी? कमज़ोर थी, जिसके कारण राजपूताना शक्ति उस पर हैवी हो गई, भारी पड़ गई। तो इस बार वो अपनी घुड़सवार और तीरंदाजी को एकदम मजबूत करके और युद्ध के लिए आता है। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और जैसा गौरी जिस उद्देश्य से आया था वो उसमें सफल हो जाता है और ये युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है, उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय होती है मोहम्मद गौरी की। क्वेश्चन नंबर 9, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज जयचंद, गौरी जयचंद, गौरी बलबन, गजनवी जयपाल। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। ये होता है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गाहड़वाल शासक जयचंद के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। क्योंकि तराइन विजय के बाद गौरी क्या करता है, उत्तर भारत में अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर चुका होता है। अब उत्तर भारत में अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने के बाद गंगा यमुना दोआब का एक बड़ा क्षेत्र है जिसपे मोहम्मद गौरी का प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो इसी सीरीज़ में वो कन्नौज पे भी अपना शासन स्थापित करने के लिए गढ़वाल शासक जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध लड़ता है। इस वजह से उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करना उनके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, सी बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी थी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस वंश की नींव रखी जाती है उसको गुलाम वंश नाम क्यों दिया जाता है? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, एक गुलाम थे जिसको मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और मोहम्मद गौरी के ये सेना में शामिल थे। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके सेनापति और विश्वसनीय दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये भारत में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं, इसको नाम देते हैं गुलाम वंश। इसी घटना के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को माना जाता है कि 1206 में गुलाम वंश के संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में अपने कदम रखे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं कि इन्होंने लाहौर और दिल्ली दोनों को ही अपना प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया था। शासन दिल्ली में था बट ये रहते लाहौर में थे। इन्होंने उत्तर भारत में तुर्की शासन को भी संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क थे। इनके शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ होता है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो पाता, उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है, बाद में इसको कंप्लीट करवाते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, तो इनका शासन मतलब उतना दिल्ली सल्तनत में फैलता नहीं है जितना कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ये गुलाम वंश फैलता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी रजिया। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। गुलाम वंश को कई बार एक और नाम दे देते हैं, ममलूक वंश। क्या नाम देते हैं? ममलूक वंश। ये भी आप ध्यान में रखना, ममलूक वंश बोल देते हैं। गुलाम शब्द की उत्पत्ति में ये ऐसा मानते हैं कि गुलाम शब्द कोई सामान्य दास के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ऐसे प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों के लिए यूज़ करते थे जो कि योग्यता के आधार पर क्या होते थे? उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। ऐबक ने भारत में तुर्की शासन को संगठित किया, दिल्ली लाहौर में अपनी सत्ता का प्रमुख केंद्र बनाया। हालांकि उनका शासनकाल बस 4 साल का रहता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1210 ईस्वी में, पोलो चौगान खेलते हुए, बोलते हैं पोलो खेलते हुए, पोलो या फिर चौगान खेलते हुए इनकी घोड़े से गिर के मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में। उसके बाद फिर इल्तुतमिश राज्य शासक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज तुगलक। कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? एक आता है कि प्रारंभ किसने कराया, एक आता है कि इसको पूरा किसने करवाया। तो पहले जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो कि इस्माक दिल्ली में स्थित है। उनके शासनकाल में इसकी पहली मंजिल ही कंप्लीट हो पाई थी, उसके बाद आगे तो कर ही नहीं पाए। इसके निर्माण में किसका यूज़ हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है और दीवारों पर सुंदर अरबी शिलालेख और ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जिसको कि मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं इल्तुतमिश। ये इस कुतुब मीनार के निर्माण को आगे बढ़ाते हैं। ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल बनाई होती है, इल्तुतमिश उसमें 3 और मंजिलों का निर्माण करवाते हैं। 3 और उसके बाद प्राकृतिक आपदा में ये कुतुब मीनार एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती है, फिर फिरोज शाह तुगलक इसकी मरम्मत करवाते हैं और अंतिम मंजिल का पुनर्निर्माण करवाते हैं। कहते हैं कि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, जिसे भारत की सबसे ऊंची ईंटों से निर्मित मीनार माना जाता है। तो दोस्तों, इसको पूरा करने में कितने शासकों का योगदान रहा? 3 का। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी इसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बी बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसको मजबूत और स्थायी स्वरूप प्रदान करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संगठक या संस्थापक थे वो इल्तुतमिश थे। इन्होंने दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। ये लाहौर नहीं बल्कि दिल्ली में बैठते थे। इनके शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया गया और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था दोस्तों? इन्होंने शुरू करी थी इक्ता प्रणाली। इन्होंने इक्ता प्रणाली शुरू करी थी।
इनके शासनकाल में इस जो गुलाम वंश था इसकी प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक माना जाता, मतलब इसका संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। तो दोस्तों तुर्क ए चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए लगभग 40 प्रमुख तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया। 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? तुर्क ए चहलगामी। ये अधिकारी प्रशासन, सेना और शासन के महत्वपूर्ण कार्यों में सुल्तान की सहायता करते थे। शुरुआत में इस समूह ने मिलकर क्या किया? सुल्तान को उसका मतलब शासन को स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा स्थिरता प्रदान की थी, जिसके कारण ये समूह बहुत ज़्यादा बलशाली बन जाता है। बाद में तुर्क चहलगामी को कहते हैं कि जब बलबन अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो वो इस शक्ति को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रज़िया सुल्तान, बी नूरजहां, सी चांद बीबी, डी जहां आरा। तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रही हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने 1236 ईस्वी में दिल्ली पर अपना शासन संभाला था। 1236 में किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। भारतीय इतिहास में कहते हैं कि वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत को संभाला, और इल्तुतमिश ने उनकी योग्यता के कारण उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रज़िया को प्रशासन की बेहतर जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने योग्य व्यक्तियों को उच्च पद देने का प्रयास किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और स्वयं दरबार के युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया था। लेकिन एक तो जो तुर्क थे वो महिला के शासन को स्वीकार नहीं करते और उनके खिलाफ क्या करते हैं? वो षड्यंत्र रचते हैं और कैथल अभियान पे उनकी मौत हो जाती है, यही तुर्कों के षड्यंत्र के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? क्वेश्चन ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों रक्त और लोह की नीति अपनाई जाती है बलबन के द्वारा। बलबन रक्त और लोह की नीति इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कठोर शासक माना जाता है। उनका मानना था कि राज्य की स्थिरता केवल मजबूत प्रशासन और कठोर अनुशासन से ही संभव हो सकती है। उन्होंने अपने विद्रोहियों और अपराधियों के लिए बहुत कठोर दंड नीतियाँ बनाई। अपने सामंतों की शक्तियों को उन्होंने विकसित कर दिया था। दरबार की गरिमा बढ़ाने के लिए बहुत सारी शाही परंपराएं उन्होंने लागू की, और जो सुल्तान के अधिकार होते थे उनको वो क्या बोलते थे कि ईश्वर का स्वरूप है। उनकी कठोर नीति के कारण जो दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल कमांड थी, यानी कि सुल्तान की जो शक्ति थी, वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। बलबन किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए खिलजी, बी गुलाम, सी तुगलक, डी लोदी। तो बलबन गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं। प्रारंभ में जो इल्तुतमिश का एक मैंने बताया तुर्क चहलगामी 40वां समूह जो था, वो बलबन के काल में क्या कर दिया जाता है? उसको ख़त्म कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह, डी नसरुद्दीन। तो दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। इन्होंने 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना करी थी। जलालुद्दीन खिलजी भी तुर्क कुलीन के प्रभुत्व को समाप्त करके नए वर्ग शासन को स्थान देते हैं। 1296 ईस्वी में, यानी कि इससे 6 साल बाद, इनके जो भतीजे और दामाद भी वही थे अलाउद्दीन खिलजी, जो इनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद वो शासन पर बैठ जाते हैं। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो भी आप वंश पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ये रहा कि मतलब अपने पिता की हत्या कर दिया, जो भी उनके राजा थे उनके प्रति बहुत घिनौना तरीके का इनका शासन रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन ए बलबन,
बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल स्थायी सेना के खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम बनाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने क्या करते हैं, बाज़ार नियंत्रण की पॉलिसी लेके आते हैं। उन्होंने अनाज, कपड़े, घोड़े, दास और अन्य वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक बाज़ार पे वो सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं ताकि वहाँ ये रहे कि मतलब भाई ज़्यादा कम पैसे का घोल मोल भ्रष्टाचार को ना हो पाए। इस वजह से वो वहाँ पे सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं हर बाज़ार में। वस्तुओं की कीमत जो होती है वो राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है और व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए क्या करते थे, वो सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर देते थे। अब यदि उनके शासनकाल में इतने कठोर दंड का प्रावधान था कि यदि कोई काला बाजारी, अधिक मूल्य वसूली या जमाखोरी करता हुआ पाया जाए तो उसको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। इसी नीति के कारण, उनकी ये जो बाजार नियंत्रण नीति के कारण दिल्ली सल्तनत में उनका शासन बहुत ही मजबूत रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए मलिक काफूर, बी बैरम खां, सी मान सिंह, डी अबुल फजल। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर को जाना जाता है। मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने इनको बंदी बनाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही फेमस और विश्वसनीय सेनापति बनते हैं। लेकिन मलिक काफूर के अंदर इतनी योग्यता होती है, सैन्य कुशलता होती है और अपने स्वामी या अपने मालिक के प्रति इतनी निष्ठा उनकी होती है कि वो अलाउद्दीन के चहेते बन जाते हैं और उनके प्रमुख सेनापति बनते हैं। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अनेक सफल अभियान चलाए थे, जिनमें देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मदुरै आदि हैं। तो वो हर एक अभियान में मीर मलिक काफूर उनके साथ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण भारत में खिलजी अभियानों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए उलुग खां, बी मलिक काफूर, सी खिज़र खां, डी गाजी मलिक। तो दोस्तों दक्षिण भारत में खिलजी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी नसीरुद्दीन। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जिन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी। उन्होंने खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली में अपनी सत्ता को स्थापित किया। कहते हैं कि गयासुद्दीन एक बहुत ही योग्य सैनिक और कुशल प्रशासन थे। उन्होंने अपने प्रशासन में डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया और दिल्ली के निकट तुगलकाबाद में एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तुगलकाबाद में। विशाल दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। इनके शासनकाल में तुगलक वंश को एक मजबूत आधार मिला, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। क्वेश्चन नंबर 24, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करते हैं। उनकी बड़ी संख्या में उन्होंने दिल्ली निवासियों को भी आदेश दिया कि आप दौलताबाद जाएं, लेकिन लंबी दूरी, कठिन यात्रा, जलवायु की भिन्नता और प्रशासनिक समस्याओं के कारण क्या हुआ, ये योजना उनकी असफल सिद्ध हो जाती है और कुछ वर्षों के बाद फिर वापस उनको पुनः दिल्ली आना पड़ता है। तो इसीलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को इन सब कुछ ऐसे उनके बहुत निर्णय रहते हैं, जैसे सांकेतिक मुद्रा को वो चलाते हैं, जिस बाद में फिर उनके उस पर ही भारी पड़ जाते हैं शासनकाल में। तो उसके कारण उनको बहुत से उसमें इतिहास में उन्हें अयोग्य शासक के तौर पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए और राजकोष पर चूँकि तांबे और राजकोष पर पड़ने वाले भार को कम करने के उद्देश्य से वो तांबा
और पीतल, तांबा और पीतल की सांकेतिक मुद्राओं को जारी करते हैं, जिनको चांदी के सिक्कों के बराबर ही मूल्य देते हैं। लेकिन सरकार इन सब सिक्कों के निर्माण और वितरण पर अपना क्या नहीं रख पाती है, प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाती, और परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बनने लग जाते हैं। आम जनता ने भी उनका निर्माण शुरू कर देती है। इससे बाजार में अव्यवस्था फैल जाती है, मुद्रा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण सुल्तान को अपनी योजना वापस लेनी पड़ती है और लोगों से नकली और असली सभी सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के उनको देने पड़ते हैं, जिससे राजकोष को क्या होता है, बहुत भारी नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया था? ऑप्शन ए सैन्य विस्तार, बी सिंचाई एवं नहर निर्माण, सी समुद्री व्यापार, डी राजधानी परिवर्तन। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और नहरों के निर्माण में विशेष अपना योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? 1398 ईस्वी में। जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय तुगलक वंश जो था वो बहुत ही अपने कमज़ोर शासन अवस्था में था, और तैमूर ने उत्तर भारत में प्रवेश करके अनेक नगरों को लूटा। लूटने के बाद दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर दिल्ली में भी व्यापक नरसंहार, लूटपाट करते हैं। शहर की जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था होती है उसको बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, और इसके बाद तैमूर वापस मध्य एशिया लौट गए। वहाँ भारत में स्थायी शासन स्थापित करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन उनके आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाती है, और आगे चलकर एक छोटा सा वंश निकलता है, सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 28, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिज़्र खां, बी मुबारक शाह, सी आलम शाह, डी बहलोल लोदी। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां को माना जाता है। कहते हैं कि तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और इस परिस्थिति में 1414 ईस्वी में खिज़्र खां दिल्ली पे अपना शासन संभालते हैं, और स्वयं को क्या मानते थे, वो तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे। प्रारंभ में उन्होंने स्वतंत्र सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, और लेकिन बाद में अपने प्रशासन को पुनर्गठित करके दिल्ली की सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 29, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दौलत खान लोदी। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। 1491 ईस्वी में बहलोल लोदी ने सैयद वंश को समाप्त कर लोदी वंश की स्थापना करते हैं, और दिल्ली सल्तनत के पहले अफगान शासक बनते हैं। क्या बनते हैं? पहले अफगान शासक बनते हैं। अभी तक किसका शासन चल रहा था? तुर्कों का। बहलोल लोदी ने अपनी राजनीतिक कुशलता, सैन्य क्षमता और समझौते की नीतियों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को क्या है, पुनः मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जौनपुर जैसे अनेक क्षेत्रों पर भी अपने शासन को स्थापित किया था, और अफगान सरदारों के सहयोग से भारत में अनेक अभियान चलाए, और दिल्ली सल्तनत में बहुत हद तक उनके शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी आलम शाह। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बनते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। वो बहलोल लोदी के पौत्र और सिकंदर लोदी के पुत्र थे। उनके शासनकाल में अफगान सरदारों के साथ जो उनके संबंध थे वो लगातार ख़राब होते चले जाते हैं, जिसके कारण जो सामंत थे वही उनके विरोधी बन जाते हैं, और इन परिस्थितियों में काबुल के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण देते हैं। कौन देते हैं निमंत्रण? उन्हीं के असंतुष्ट सरदार बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दे देते हैं, और 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत युद्ध के साथ बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और वो मृत्यु हो जाती है उनकी। उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1525, बी 26, सी 1527, डी 1528 ईस्वी में। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में माना जाता है कि प्रथम पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में
होता है। इस युद्ध में कहते हैं कि बाबर ने मध्य एशियाई युद्ध पद्धति को अपनाया। उन्होंने तोपखाने का यूज़ किया। उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही संगठित थी, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में तो ऑलरेडी फूट पड़ चुकी थी। वो उन्हीं के सरदार तो बाबर को आमंत्रित करते थे, और ना उनके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक युद्ध तकनीक थी। प्रभावी नेतृत्व का उनका अभाव रहता है, जिस कारण से उनकी जो पराजय हो जाती है इस युद्ध में। और 1526 ईस्वी में मध्यकालीन राजनीति का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा, डी दौलत खां लोदी। तो दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच होता है 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं और बाबर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित करके किसकी नींव रख देते हैं? मुगल साम्राज्य की नींव रख देते हैं। कहते हैं कि बाबर ने जो इस युद्ध में एक युद्ध प्रणाली को यूज़ किया था, उसका नाम दिया था उन्होंने तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मोहम्मद अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि इन्होंने कृषि को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था और राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना करते हैं। कई बार क्वेश्चन सेपरेट भी पूछ लेता है कि अमीर ए कोही विभाग का संबंध किससे है? तो किससे है? कृषि से। इस विभाग का प्रमुख कार्य था कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, किसानों को आर्थिक सहायता देना और राज्य द्वारा किसानों को बीज, कृषि उपकरण, ऋण भी उपलब्ध कराए जाते थे ताकि कृषि का उत्पादन क्या हो सके? बढ़ सके। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल नहीं रही, फिर भी मध्यकालीन भारत में कृषि सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश के शासनकाल में मिलता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को इक्ता के रूप में उसके अधिकारियों को सौंप देते थे, और इनके अधिकारी को क्या बोलते थे? इक्तादार कहा जाता था। इक्ता के जो अधिकारी होते थे उसको इक्तादार कहते थे। इक्तादार क्या करते थे? क्षेत्र में करों की वसूली करते थे, और जो उससे कर वसूल करने के बाद जो पैसा मिलता था उससे वो सेना का खर्च और प्रशासनिक कार्यों का संचालन संभालते थे। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरे सल्तनत प्रशासन में इसको अपना आधार बनाया था, इक्ता व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 35, खलीफा से सुल्तान ए हिंद की मान्यता किसे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी बलबन। तो दोस्तों सुल्तान ए हिंद की मान्यता प्राप्त होती है इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से, अब्बासी खलीफा। 1299 ईस्वी में खलीफा उनको राज के सम्मान, उपाधि और मान्यता देते हैं, और साथ में ही सुल्तान ए हिंद की उपाधि भी दे देते हैं, जिसके साथ क्या माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इस्लामी जगत एक वैध मुस्लिम राज्य के रूप में अब शासन अपना स्थापित कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो दोस्तों दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था, तो उसको लागू करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? दीवान ए रियासत बनाया था अपनी बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए। दीवाने रियासत वो बनाते हैं, नामक विभाग बनाते हैं। तो ये विभाग क्या करता है? बाजार की निगरानी करता है, सुनिश्चित करता है कि जो मूल्य सुल्तान के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी पर वस्तुओं की बिक्री हो, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या मूल्य वृद्धि ना हो। यदि ऐसा पाया जाए तो उसको फिर कठोर दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, ज़बीता ए मंडी किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए भूमि कर व्यवस्था, बी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, सी सेना संगठन, डी न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों जबीता ए मंडी का संबंध बाजार नियंत्रण व्यवस्था से है। अलाउद्दीन खिलजी ने जबीता ए मंडी की स्थापना करी थी, जहाँ पे अलग अलग वस्तुओं के लिए बाजार बनाए गए, जैसे अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास इत्यादि के लिए। तो ये जहाँ पे मिलते थे उसका नाम था जबीता ए मंडी। क्वेश्चन नंबर 38, मंगोल आक्रमण का सबसे सफलतापूर्वक सामना किसने किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सबसे सफलतापूर्वक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने बहुत बार भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रभावी सेना और सशक्त नेतृत्व से उनके आक्रमण को क्या कर देते हैं, वो विफल कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली के आसपास की जो भी किले थे उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है, सैनिकों को नियमित वेतन और प्रशिक्षण देकर उनका मोराल क्या करते हैं, वो अप करके रखते थे। और अपनी सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था के कारण ही वो मंगोल दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 39, रजिया सुल्तान किन की बेटी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नसरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती हैं और दिल्ली सल्तनत के सबसे उल्लेखनीय शासकों में इनकी गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 40, जिल ए इलाही या ईश्वर की छाया की अवधारणा कौन अपनाते हैं? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन, डी सिकंदर लोदी। जिल ए इलाही या ईश्वर की छाया की अवधारणा बलबन के द्वारा अपनाई जाती है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च बनाने के उद्देश्य से जिल ए इलाही की अवधारणा को अपनाया। उनका मानना था कि जो सुल्तान के अधिकार हैं वो ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं और उनका पालन करना प्रजा और उसके अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मतलब एकदम मैंडेटरी है, अनिवार्य है। उसने राज दरबार में अपने कठोर अनुशासन को लागू किया, शाही सम्मान और गरिमा को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के नियम बनाए थे। उनके दरबार में प्रवेश, सुल्तान के सामने कैसे व्यवहार करना है, शादी समारोह इत्यादि में किस तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे नियम कानून उन्होंने बनाए हुए थे। इन्हीं सब के कारण उन्होंने कहते हैं कि दिल्ली में बलबन ने अपनी राज सत्ता को सुदृढ़ीकरण करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। क्वेश्चन नंबर 41, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद, बी कैकुबाद, सी कैकुबाद द्वितीय, डी आराम शाह। तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद को माना जाता है। कैकुबाद गयासुद्दीन बलबन का पुत्र और बुगरा खां का पुत्र था। किसके पोते थे कैकुबाद? गयासुद्दीन बलबन। इनके तो हैं पौत्र और बुगरा खां, इनके क्या हैं, ये पुत्र कैकुबाद। कह दिया, ऑप्शन घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुलाम वंश के अंतिम शासक किसके पुत्र थे या किसके पुत्र थे? पुत्र का तो चलो मानते कम होगा क्योंकि बुगरा खां का नाम इतना नहीं है, बट गयासुद्दीन बलबन का नाम काफ़ी है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि गयासुद्दीन बलबन के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 42, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, डी खुसरो खां। दोस्तों खिलजी वंश का अंतिम शासक किसे मानते हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद खिलजी वंश में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम तक तो मलिक काफूर सत्ता में रहते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह फिर अंततः शासक बन जाते हैं और उन्होंने सत्ता संभालने के बाद अलाउद्दीन ने जो जो कठोर नियम लागू किए थे वो उन्होंने ख़त्म करे, अमीरों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी, धीरे धीरे मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रशासनिक उसमें स्वतंत्रता दे दी जिसके कारण उनका जो खुद का प्रशासनिक नियंत्रण था, उनकी सुल्तान की एक कमांड थी, वो कमज़ोर पड़ती चली जाती है। 1320 ईस्वी में उन्हीं के विश्वसनीय होते हैं खुसरो खां, उनकी हत्या कर देते हैं और उनकी हत्या करके सत्ता पे फिर वो अधिकार जमाते हैं। उनके कुछ समय बाद गयासुद्दीन तुगलक अपने इनको पराजित कर देते हैं खुसरो खां को, और उसके बाद वो तुगलक वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के साथ ही खिलजी वंश का अंतिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक फिरोज तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक,
द्वितीय सी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इनके शासनकाल में दिल्ली की जो शासन व्यवस्था थी वो बेहद कमज़ोर हो चुकी होती है। क्यों हो चुकी होती है? क्योंकि तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति एकदम चरमरा जाती है, जिसके बाद में फिर तुगलक वंश का पतन हो जाता है और 1414 ईस्वी में खिज्र खां सैयद वंश की नींव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जो शासन करता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल माना जाता है 1320 ईस्वी से 1414 तक। ये अवधि लगभग कितने ईयर्स की बनती है? 94 सालों की, जो दिल्ली सल्तनत के अन्य सभी वंशों की तुलना में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक रहे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जिनके शासनकाल में प्रशासन, कृषि, सिंचाई, नगर निर्माण, आर्थिक सुधारों को अनेक सफलता मिली। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं असफल भी रहीं जो हमने पढ़ी, जैसे सांकेतिक मुद्रा, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेंट्रल कमांड थोड़ी कमज़ोर रहती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 45, तबकात-ए-नाशरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मिन्हाज उस सिराज, सी ज़ियाउद्दीन बरनी, डी इब्न बतूता। तो दोस्तों तबकात-ए-नाशरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज को माना जाता है। मिन्हाज उस सिराज ने इस ग्रंथ की रचना विशेष रूप से गुलाम वंश और प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी के लिए रखी थी। तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है? गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के इतिहास की। क्वेश्चन नंबर 46, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मिन्हाज उस सिराज, सी बी अमीर खुसरो, सी ज़ियाउद्दीन बरनी, डी शमसे सिराज अफ़ीफ़। तो दोस्तों तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी को माना जाता है। ज़ियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के बहुत फेमस इतिहासकार थे, जिसमें उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में उन्होंने बलबन और फिरोज शाह तुगलक बलबन और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से रिलेटेड घटनाओं का वर्णन किया। उनकी प्रशासनिक नीति, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति इत्यादि का वर्णन तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बरनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 47, तुगलक नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए ज़ियाउद्दीन बरनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता, डी अलबरूनी। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो को जाना जाता है। दिल्ली सुल्तानत के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, इतिहासकार थे। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से तुगलक नामा बहुत फेमस माना जाता है। इस ग्रंथ में खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के सत्ता प्राप्त करने और तुगलक वंश की स्थापना पूरा कंप्लीट वर्णन इसमें तुगलक नामा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। मोरक्को से आए थे, जो 1333 ईस्वी में भारत आते हैं। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश का शासन था और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उनको दिल्ली का काजी बनाया जाता है। इब्न बतूता ने एक और फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। इसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली, सामाजिक जीवन, व्यापार, नगर इत्यादि के बारे में विस्तार से वर्णन दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली सल्तनत का काल किस अवधि को माना जाता है? ऑप्शन ए 1001 से 1192, 1206 से 1526, 1526 से 1707, 711 से 1206। तो दोस्तों सल्तनत काल जो दिल्ली का फेमस रहा वो मानते हैं 1206 से 1526। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, गु खी त स ल म, गु खी त स ल म, यानी कि गुखित सलम। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपसे आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन था वो किस
क्रोनोलॉजी में था। तो गु मतलब गुलाम, गुलाम वंश। खी मतलब खिलजी वंश। त मतलब तुगलक। और सैयद वंश। ला हो गया आपका लोदी वंश। और माँ मुगल वंश। ठीक है। गुकित सलम, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल। ये इसकी क्रोनोलॉजी रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश, डी सैयद वंश। तो दोस्तों इसका जो जवाब है आपका, ऑप्शन में तो इन्होंने कोई ऑप्शन मतलब दिया हुआ नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश भी थे, खिलजी भी थे, लोदी भी थे, सैयद भी थे। तो दिल्ली सल्तनत के ये चारों ही भाग थे। इसके अलावा यदि कोई और वंश आते हैं तो वो दिल्ली सल्तनत में नहीं आएंगे। तो हम पांचों वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुखित सलम इसकी एक ट्रिक है जिससे आपको ये याद करने में बहुत आसानी रहने वाली है। तो दोस्तों गुलाम वंश जिसने शासन कितने से कितने किया, 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। फिर आपके 1320 फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक 1320 से 1414 तक शासन करते हैं। फिर तुगलक के बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन करता है। फिर आता है लोदी वंश जो 1451 से 1526 तक करता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, मुग़ल साम्राज्य आ जाता है जो कि 1526 से लेके और टिल 1857 का जो हमारा विद्रोह रहा जिसमें मुग़ल सम्राट अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र, तब तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद फिर कंपनी का इसका अपना ब्रिटिश शासन साम्राज्य की नींव पड़ जाती है भारत में। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक टॉपिक था दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत में मुस्लिमों का किस प्रकार आक्रमण रहा, उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य की स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत में कौन से जो 5 कहा जाता है कि 5 बहुत ही कद्दावर शासक रहे, उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि ये कोई भी प्रश्न ना छूटे, और यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है या आप कुछ अलग पूछना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ आया है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस टॉपिक के PDF नोट्स, MCQs और सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @prepnova4u से अवश्य जुड़ें। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के अपकमिंग टॉपिक्स को और विस्तार से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।